खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आसाम में एनआरसी यानी सिटीजन रजिस्टर के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज यह साफ कर दिया कि जिन 40 लाख लोगों के नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं है उनके खिलाफ फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। पर सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। आज इस मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। ऑपोजिशन ने सरकार को जमकर घेरा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यही हाल रहे तो देश में सिविल वॉर की नौबत पैदा हो जाएगी। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने सवाल पूछा कि क्या ऑपोजिशन घुसपैठियों को बचाना चाह रहा है। शाह के मुताबिक राजीव गांधी सरकार ने ही यह समझौता किया था। बीजेपी की सरकार उस पर अमल कर रही है क्योंकि उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। वहीं बंगाल के बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने यह कहकर नया राग छेड़ दिया कि बंगाल में भी करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं और बीजेपी अगर बंगाल में जीती तो यहां भी एनआरसी लागू किया जाएगा। बीजेपी के तेलंगाना से विधायक टी राजा तो यहां तक कह गए कि देश की हिफाजत करनी है तो सारे घुसपैठियों को गोली मार देनी चाहिए। तो आज प्राइम डिबेट में सबसे बड़ा सवाल यही कि घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन के मुद्दे पर एक क्यों नहीं है हमारे सियासी दल। आसाम के बाद बंगाल और फिर दिल्ली की बारी। क्या एनआरसी पर सियासत की है पूरी तैयारी? आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आसाम एनआरसी से मुल्क की सियासत में कोहराम। बंगाल बीजेपी का बड़ा ऐलान, बीजेपी जीती तो लागू होगा एनआरसी। क्या बंगाल जीतने के लिए बीजेपी एनआरसी को बनाएगी हथियार? आसाम के बाद बंगाल की बारी। एनआरसी पर सियासत की पूरी तैयारी। आसाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मुद्दा आज पार्लियामेंट में छाया रहा। ऐवान के अंदर जहां हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार में खूब ज़बानी जंग हुई, वहीं पार्लियामेंट के बाहर भी इस ड्राफ्ट पर सियासी बयानबाजियां जारी रहीं। बंगाल बीजेपी सदर दिलीप घोष का कहना है कि अगर मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो आसाम की तरह बंगाल में भी एनआरसी लागू किया जाएगा। देखिए, एनआरसी को लेके जो राजनीति बंगाल में हो रहा है, सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी, जिन्होंने आज तक यहाँ वोट बैंक का राजनीति करके आए हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिया हैं। पास मौका आएगा तो कोर्ट का आदेश को मानते हुए हम ये काम यहाँ भी लागू करेंगे। जबकि वही बीजेपी सदर अमित शाह ने कांग्रेस पर दरअंदाज बांग्लादेशियों को लेकर नरमी दिखाने का इल्जाम लगाया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के पीएम ने ये समझौता किया, लेकिन कांग्रेस में इसे लागू करने की जरूरत नहीं थी। हमने ये हिम्मत दिखाई। आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव, इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी। हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए निकले। आसाम शहरियत मामले पर जारी एनआरसी ड्राफ्ट को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जात मजहब की बुनियाद पर किसी शख्स को बाहर नहीं किया जा सकता। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के मंसूबे मगरबी बंगाल में कामयाब नहीं होंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी जो जेन्युइन हिंदुस्तानी, उसकी जाति, उसकी धर्म, उसकी एथनिक रूट्स क्या हों, उसको बाहर किया जाए, देश से बाहर किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। What is going on in Assam? The NRC problem, it is not only the Bengalis, it is the minorities, it is the Hindus, it is the Bengalis, it is the Biharis, it is the Rajasthanis, it is throughout my country. More than 40 lakhs people, they voted yesterday also. This ruling party is in power because of their vote yesterday also. And now suddenly you said you are not neither the voters or the citizens. You cannot stay in India. I am really shocked to see how the Indians became the foreigners. एनआरसी को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस जहां इसे जात मजहब से जोड़कर देख रही है, वहीं बीजेपी इन 40 लाख अफराद को दरअंदाज मान रही है। यही वजह है कि अब एनआरसी को बीजेपी बंगाल में हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि मगरबी बंगाल में भी बंगला दरअंदाजों की तादाद करोड़ों में है। तो क्या अब आसाम के बाद मगरबी बंगाल में एनआरसी पर सियासत की तैयारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो क्या एनआरसी पर है सियासत की पूरी तैयारी? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजीव पांडे साहब आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस डिबेट में लाइव जुड़ रहे हैं। मौलाना असद खान फलाही साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज, ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अध्यक्ष, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। रफीकुल इस्लाम साहब, AIUDF बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी, सीधे गुवाहाटी से, आसाम से, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। और थोड़ी देर में एहतशामुल हक, जो कि TMC का पक्ष रखेंगे, ममता बनर्जी का पक्ष रखेंगे, वो हमारे साथ कोलकाता से इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। लेकिन राजीव पांडे साहब, पहला सवाल आपसे। लगता है बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है NRC पर सियासत करने की। अब देखिए, आसाम में NRC की लिस्ट जारी होती है, उसके बाद आपके जो बंगाल के अध्यक्ष हैं वो बंगाल का राग छेड़ देते हैं, बिहार में भी बात होने लगती है। यहां पर दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी साहब, वो दिल्ली में NRC की बात कर रहे हैं। तो 2019 का क्या सबसे बड़ा मुद्दा ये बनाने वाले हैं क्या आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात कि बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी का कोई लेना देना है नहीं। देखिए, ये विषय क्रेडिट तो सारा आप लोग ले लीजिए ना। आप 1 मिनट बोलने दीजिए, ओपनिंग कमेंट है, 2 मिनट तो देंगे। हाँ, इतना बड़ा सवाल किया है आपने कि हम लोग पॉलिटिकल मुद्दा उठाते हैं। बीजेपी पॉलिटिकल मुद्दा कोई नहीं उठाना चाहती, ये लोग लेके आते हैं हमारे सामने। अच्छा। फिर हम कहते हैं लेट अस फाइट ऑन दिस इशू आल्सो। फिर हम उस इशू के ऊपर लड़ते हैं। ऐसा है, 1985 में राजीव गांधी की जो सरकार थी उसने एकॉर्ड किया और उन्होंने कंसीड किया जब कि हम एक NRC बनाएंगे, लोगों का लेंगे, 71 से पहले जो लोग आए हैं उनको चिन्हित करेंगे, उनको डिपोर्ट करेंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी है, जिनको देश के लोगों का तो वोट बचा नहीं, तो और कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया। लोग सामान इंपोर्ट करते हैं, इन्होंने वोटर इंपोर्ट किया और लेकर के वो बात चलती रही इतने दिनों तक। इतना बड़ा आर्म्स रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने अपनी शहादत दी इस विषय पर कि बांग्लादेशी हमारे यहां करके हमारी जमीन कैप्चर कर रहे हैं, हमारी बहू बेटियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए एक आंदोलन हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिपीटेड जजमेंट्स दिए और जिस जज के जस्टिस के को लेकर के पूरे देश में चला कि ये सबसे अच्छे लोग हैं, जस्टिस तरुण गोगोई साहब, जो 5 जज निकले थे उसमें वो थे, और जस्टिस तरुण गोगोई साहब अपने नेक्स्ट चीफ जस्टिस होने वाले हैं। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, आपको दिसंबर तक देना पड़ेगा फर्स्ट ड्राफ्ट, और 1 महीना बाढ़ की वजह से बढ़ा करके उन्होंने अगस्त में फाइनल ड्राफ्ट देने की बात कही। इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक ही चीज का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा समीर भाई, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो दिन रात एक करके देश के लिए असम में NRC को कंप्लीट किया विदाउट फियर एंड फेवर। अब जाकर के 40 लाख लोग, ये एडल्ट हैं, अगर आप टोटल देखिए तो हो सकता है इनकी टोटल आबादी 60 लाख के करीब हो। ये लोग ये पाए गए हैं कि उनके पास 71 से पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और कांग्रेस ने 20, 25, 30, 40 वर्षों तक हमारे देश पर इसका बोझ लाद करके रखा। राजीव पांडे जी, लेकिन ये सोच समझकर बोलिए, ये सोच समझकर बोलिए कि 71 के बाद के जितने लोग आए, घुसपैठिए जो आए, उन्हीं का नाम इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि इसमें आप ही के नेता वहां पर कह रहे हैं कि 10 से 15 लाख बीजेपी के वोटर हैं और बीजेपी के जो एमएलए हैं, AIUDF के जो एमएलए हैं, उनका नाम भी आ चुका है। तो गड़बड़ियां तो जमकर हुई हैं इस लिस्ट में। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मैं इसका आप इसकी लीगलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ। ऐसा है, मैं 1 मिनट में इसका जवाब दे देता हूं। जल्दी से मुझे सिंपल ये बात है कि ऐसा है कि बिहार का एक व्यक्ति असम में काम कर रहा है, तो 71 से पहले का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दिखा सकता। इससे वो देश का नागरिक नहीं है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बता देगा कि मेरी जमीन बिहार में है, मेरी जमीन राजस्थान में है, मेरे बाप दादा वहां थे, वो भारतीय नागरिक है। NRC में नहीं चढ़ने से ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिखा पाए, क्योंकि ये तो बांग्लादेश से आए हैं, ये बांग्लादेशी है। आप इसमें ना बिहार, नेपाल, गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता है, झूठ पर झूठ लोकसभा में बोल रहे थे। ठीक। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, सबसे बड़ा सवाल जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है वो ये है कि 1985 का जो अकॉर्ड था, राजीव गांधी सरकार ने एक लंबे आंदोलन के बाद जो असम गण परिषद के साथ मिलकर किया, उसमें साफ यह लिखा गया था कि अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उनको सिटीजन रजिस्टर से अलग करके एक नेशनल रजिस्टर बनाया जाएगा। अब वही काम अगर बीजेपी की सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है,
तो दिक्कत कहां है? तरुण गोगोई का स्टेटमेंट इनको सुना दीजिए पहले। ठीक, तरुण गोगोई का स्टेटमेंट, उन्होंने आज राहुल गांधी जी के ऊपर तमाचा मारा है। उन्होंने कहा हम इसका समर्थन करते हैं। ठीक, अखिलेश जी बोलिए। मैं बोल देखिए, जो भी घुसपैठिया है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसे बाहर किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी का ही स्टैंड था, वहां से अकॉर्ड से, वहां के लोगों से जो हुआ था। लेकिन देखिए बात कहां से शुरू होती है। अगर इतना ही सिंपली से ये सब हो तो बीजेपी को फायदा क्या होगा? बीजेपी को तो रोटी सेकनी है सांप्रदायिकता की। ये 40 लाख जो हैं ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये लोग क्लेम करेंगे, ये फाइनल सूची नहीं है। इसमें से कुछ लोग जो जिनकी सही पाई जाएगी फिर वो मान लिए जाएंगे। लेकिन अमित शाह जी कहते हैं पार्लियामेंट के बाहर कि सब घुसपैठिए हैं। कैसे कह दिया भाई उन्होंने? आप ही की सरकार कह रही है, और ये अभी तथ्य भी है कि अभी ये लोग क्लेम करेंगे जो नाम छूटे हैं। तो लेकिन राजनीति करनी है हिंदू मुस्लिम की, तो नहीं कहेंगे तो फिर रोटी कहां से सिकेगी? उनका मकसद घुसपैठियों को पहचानना नहीं है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है। क्योंकि ये लोग जो इन्हें वोट न दे वो सब पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, वो हरामजादे हैं, जो वोट दे वो हरामजादे हैं। तो जो ये लोग यही कहते रहे हैं। जी, लेकिन क्या आप सीधे सीधे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है इस लिस्ट के जरिए? क्या ये आरोप है सीधा सीधा आपका? नहीं, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है। नहीं, इसमें मुसलमान ही सिर्फ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से भी लोग हैं, बाहरी लोग भी हैं। हम ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी में आप क्यों थे? इसलिए थे कि आपको रोटी सेकनी थी। इतने प्रोमिनेंट लोग, फ्रीडम फाइटर फैमिली, तमाम लोग छूट गए हैं। वो क्यों छूटे हैं? आप एक बार जो लोग छूट गए हैं उनके घर जाते, गुजरात, क्योंकि मॉनिटर तो भले सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी तो आसाम की सरकार है। आप उनके घर जाते, कहते भाई आप पुश्तों से यहां रह रहे हैं, आपका नाम नहीं है, आपका कोई प्रूफ हो तो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये जो सूची जारी करने से पहले वो नहीं किया, क्योंकि उनको रोटी सेकनी थी। और आज भी देखिए हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इतना है, जो गुलाम नबी जी ने भी बोला, जो भारतीय हैं उन्हें पहचान लीजिए, उन्हें मत तंग करिए, उन्हें मत बेइज्जत करिए, उन्हें मत शंका में डालिए। जो बाहरी हैं उन्हें आइडेंटिफाई करिए, डिपोर्ट कर दीजिए। सीधी सी बात है। तो सरकार तो यही दावा कर रही है ना कि हम घुसपैठियों को ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश है, उसी दिशा में हम एक कदम आगे बढ़े हैं। एआईयूडीएफ से, ठीक जी, एआईयूडीएफ से रफीकुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, सरकार एक सेकंड प्लीज, नहीं मैं क्लियर कर दूं आपकी बात का। अच्छा, कंप्लीट कीजिए जल्दी से। सरकार दावा भले कर रही हो, लेकिन कह तो रही है कि ये 40 लाख घुसपैठिए हैं। आप इसमें जो न्यूजें आ रही हैं, उतने हजारों लोगों की जो सूचनाएं आ गई कि वो लोग यहीं के हैं लेकिन नाम नहीं है। ये फुल प्रूफ क्यों नहीं किया गया? इस तरह के क्यों किया गया? ये सवाल क्यों इस पर राजनीति हो रही है बंगाल में और दिल्ली में, कहां? और 40 लाख लोगों पर समझिए, आपने तोहमत नहीं लगा दी कि वो भारत के नागरिक नहीं है। ये एक सवाल वाजिब है, मैं उठाता हूं इसको। भाई उसमें से कुछ तो होंगे, उसमें कुछ तो होंगे, उसमें कुछ तो होंगे जो भारतीय होंगे। बदरुद्दीन अजमल साहब पर, एआईयूडीएफ पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि क्योंकि आप लोगों का जो कोर वोट बैंक है वो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं। सीधा सीधा ये आरोप है। इस वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को हो रही है, इस वजह से आप लोग एनआरसी के खिलाफ हैं। सच्चाई क्या है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करता हूं और मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, मैं आसाम से हूं और यह ज़मीनी हालात से मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा वाकिफ हूं, और मैं सही सूरत हालात पैनलिस्ट के सामने रखूंगा। उनको दूसरे मीडिया में भी जाके ये सब सही बातें करने में इजी होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ा सुनिए। ये एनआरसी का कोई विरोध नहीं है। हमारी पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा कि असम अकॉर्ड जो बना 71 के बेस पर, 1971 के बाद में जो भी यहाँ आया होगा उसका नाम इसमें नहीं होना चाहिए, और 71 से पहले जो भी यहाँ आया होगा, गुजरात से हो या बाहर से हो, उसका नाम इसमें होना चाहिए। शुरू से हमारा स्टैंड रहा, आज भी है, कल भी ये रहेगा, और इसी पे हम कायम हैं। अभी रहा मसला एनआरसी का काम चल रहा है,
ये 2,90,00,000 का तकरीबन आ गया और 40 लाख लोगों का बाहर रह गया। तो जो लोग बाहर रह गया, इसका मतलब आज ही हम ये नहीं कह सकते कि ये सब बाहरी है, विदेशी है, घुसपैठी है, इसलिए कि उनके लिए क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का टाइम अभी रह गया है। अभी उनको मौका है दोबारा अपने कागजात को सबमिट करने का। फिर तो फाइनल एनआरसी निकलने के बाद जो भी बाहर होगा उसको हम विदेशी ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, मैं बोल रहा हूं अभी जो 40 लाख लोग इसमें हैं, इसमें मैं आपको दे रहा हूं, इसमें 56% औरतें हैं। 40 लाख जो है, जो मुख्तलिफ जगहों से हमारे पास रिपोर्टें जो आई हैं, तकरीबन 56% औरतें हैं। इसका मतलब यह है कि 40 में 22-23 लाख औरतें हैं। अच्छा, 22-23 लाख औरतें हैं तो 18 लाख बाकी रह गया। 18 में 10 लाख छोटे बच्चे हैं, जिसका 1, 2, 5, 10, 15 साल की उम्र की, मतलब 18 वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं उठा है, ये छोटे बच्चे हैं। और एडल्ट जो है मतलब वो 10 ही लाख होंगे, 8-10 लाख होंगे। अब देखिए, ये जो 40 लाख लोग हैं, इसमें राभा, गारो, बोडो, आसामी, हिंदू, मुसलमान और गुजराती, पंजाबी, बिहारी, ये सब लोग इसमें हैं। ये नहीं कुछ लोग बाहर के जो मीडिया में वो समझ रहे हैं कि 40 लाख मुसलमान है, बांग्लादेश से आए हैं, वो बहुत खुशी से बात कर रहे हैं, वो गलत फहमी में है। इस तरह नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। ये आधे आधे होंगे। फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो औरतें और बच्चे का, आप एक सही ये ले लीजिए, आसाम का आज मीडिया पूरा दिन ये दिखा रहा है, एक फैमिली का अपने बाप दादे का 51 या उससे पहले का भी रिकॉर्ड लेगेसी डाटा सबमिट किया है। उस घर का 10 आदमी में से 8 का नाम आ गया। छोटे दो बच्चे का नाम नहीं आया। मैं खुद अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मैं यहाँ एमएलए रहा हूं, अभी मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पे मैं प्रोफेसर हूं। मेरा घर के 24 आदमी हैं, 24 का नाम आ गया। मेरा फादर फ्रीडम फाइटर थे, फखरुद्दीन अली अहमद साहब के साथी थे। मैं यहाँ का विधायक रह चुका हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी बहन जिसकी उम्र 65 साल है, उनकी शादी हुई मेरे जन्म से पहले 70 साल में, तो वो मेरी बहन का नाम इसमें नहीं है। 25 आदमी मेरे घर में से 24 का नाम है, मेरी बड़ी बहन का नाम नहीं है। तो हम लोग 8 भाई बहन में से 7 का नाम है, हमारे बच्चों का नाम है, जो मेरी बहन का नाम नहीं आया। दुनिया का कोई भी जज होगा, छोटा बच्चा को भी आप जज बना देंगे, वो भी धड़ल्ले से फैसला देगा कि ये जो 24 आदमी जिस पोरियल से नाम आया है, उस फैमिली का ये 25वां, ये भी इंडियन है। ठीक है, यानी आपके हिसाब से गलतियां हुई हैं। इसी तरह एक फैमिली में से 12 आदमी से 2। ठीक है, वो बात समझ में आती है, वो बात समझ में आती है। गलतियां एक नहीं है, लाखों की तादाद में। सुनिए, मैं प्लीज मैं क्लियर कर रहा हूं अभी। जो यहाँ के इंडिजिनियस जो दावा करते हैं, जैसे कि राभा, गारो, बोरो, मिसिंग, ये है आसामी, हिंदू है, ठीक है, उनका नाम आ जाएगा, कोई हमारा आपत्ति नहीं है, आ जाएगा। अब कुछ लोग जो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, उनका ख्याल यही है कि मुसलमान को भगाओ, वोटर लिस्ट से नाम काटो और हम अपना इसका कब्जा करो। उनको भी सोचना चाहिए कि मुसलमान के किसी फैमिली का 10 आदमी में से 9 का अगर नाम आ गया, आपने 2 तरह की बातें और एक का नाम बाकी रह गया, इसमें मुसलमान हिंदू सारे लोग हैं, मुसलमान हिंदू के नजरिए से हिंदू मुसलमान, आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं मंशा ये है कि मुसलमानों को भगाओ। ठीक है, देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। सुनिए, ठीक है, मैं जो 2 दिन से हम हो गई आपकी बात, मेरी बात को पूरी करने दीजिए। कोलकाता से एहतशामुल हक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के लीडर हैं। एहतशामुल हक साहब, आखिर क्या वजह है? गलतियां कुछ हुई हैं इस लिस्ट में, जिसको सरकार भी कह रही है कि हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। गड़बड़ियां हुई हैं, ये कोई नहीं कह रहा है कि गड़बड़ी नहीं हुई है, और ऐसा भी नहीं माना जाना चाहिए कि भाई 40 लाख जिनका नाम नहीं है वो सब के सब बांग्लादेशी घुसपैठिए ही हो गए। ये सारी बातें एज अ पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी आप उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कह देना कि भाई ये मसला अगर इसको तूल दिया गया तो सिविल वॉर की नौबत आ जाएगी, ब्लड बात हो जाएगा, ये तो किसी भी जिम्मेदार पार्टी को यह हक नहीं होना चाहिए कि वो इस तरह की बातें करे। ममता बनर्जी ने जो बातें की हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भड़काने में शुमार हो जाते हैं इस तरह के बयान? सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी ये होनी चाहिए कि भाई पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे, बंगाल हो, बिहार हो, आसाम हो। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा। आपकी आवाज, हेलो जी बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो जी, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो फैसला हुआ ये बहुत गलत हुआ है। इससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि 40 लाख लगभग लोगों जो है हमारे, जिनको नाम ये कर दिया गया है वोटर लिस्ट से, तो वो समझ लीजिए कि हम लोगों के तमाम वर्ग के लोग हैं, उसमें
बेसिकली हम लोग ज़्यादा बंगाल के लोग हैं, बंगाली हैं, और कुछ उत्तर बिहार के हैं, कुछ उत्तर मतलब भारत के हैं, बिहार के हैं, ये सब सारे लोग मिले हुए हैं, इसलिए ये अच्छा बात नहीं है। इसका हम लोग मजम्मत करते हैं और इसको हम मतलब दूसरे हिसाब से ही करते हैं कि इस पर गौर फिक्र करें और इसको मतलब। अरे भाई, तो आपकी नेता भड़काने का काम क्यों कर रही है लोगों को? ये क्यों कह रही है कि सिविल वॉर की नौबत आ जाएगी, देश में ब्लड बाथ हो जाएगा? कहाँ भड़का? आपने सुना नहीं फिर इसका मतलब? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हमारी, नहीं वो बोल रही, वो तो आज तो सुने, वो बयान आपने सुना नहीं है, लग रहा है भड़काने वाली बात है। इसमें गृह युद्ध होगा और ममता बनर्जी जी का जो बयान है वो देश में जो जिन्ना के बाद ये सबसे बड़ा बयान है। हक साहब, थोड़ा सा बयान देख लेते तो अच्छा होता। बयान भी हुआ, बीजेपी के प्रेसिडेंट जो अमित शाह, उन्होंने पूछा भी है कि बताएं वो किस तरह से कि कैसे सिविल वॉर की नौबत आ जाएगी इस देश में। आप लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और फिर जानकारी भी नहीं है आपको। 25% मुसलमानों का वोट है बंगाल में। असद खान फलाई साहब, क्या भड़काने की पॉलिटिक्स भी हो रही है क्या? देखिए, पहले तो पस मंजर समझिए पूरा एनआरसी का मकसद क्या था और आज क्या हो गया है। जब बनाया गया था एनआरसी, उस वक्त इसलिए बनाया गया था कि जो लोग हिंदुस्तानी हैं उन्हें हिंदुस्तानी कंसीडर किया जाए और जो लोग घुसपैठिए हैं या जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको बाहर भेज दिया मंशा तो यही है, ये था उद्देश्य। इसके बाद की मंशा है नहीं, एक सेकंड, अब मैं बता रहा हूं। अब चूंकि 2019 के इलेक्शन आ रहे हैं तो 2019 के इलेक्शन के तनाजुर में ये बात सामने रखी गई कि अब जो इनका वोटर नहीं है, मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको ये लगता है प्रिजुडाइज्ड होकर कि ये एक फला खास यानी मखसूस पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं, इसलिए इनको वोटर लिस्ट से भी बाहर कर दो ताकि ना ये वोट दे पाएंगे। और वोटर लिस्ट से तो बाहर करते चलिए वो भी समझ आता है। अब आप उनको सिविल राइट से भी महरूम कर रहे हैं और वंचित कर रहे हैं। अब आपको एक बात बताता हूं, आपने ममता बनर्जी जी के सवाल, उनके स्टेटमेंट को बिल्कुल आपने एक अपना एंगल है कि उन्होंने एक, देखिए कोई भी इंसान एक अपना अंदेशा जाहिर करता है कि अगर ऐसी चीजें हो गई तो ऐसा हो सकता है। श्री रविशंकर ने भी कुछ और कहा था, तो गलत था ना वो, बिल्कुल गलत था। एक सेकंड मैं बता, गलत था। आप ऐसे भड़काने वाले बयान थोड़ी देंगे। आप कह रहे हैं कि वो भड़काने वाले हैं, लेकिन किसी को, अगर आप किसी को ये बता रहे हैं कि उसके रिपरकशंस ये हो सकते हैं, तो उसको आप भड़काने से ताबीर नहीं कर सकते समीर भाई। उसको आपको कहीं ना कहीं उसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि सामने मतलब सिविल वॉर का डर दिखाना ठीक है, ब्लड बात की बात करना ठीक है। नहीं, आप मुझे पूरा टाइम दें ताकि मैं उसको जवाब दे सकूं। ठीक बोलिए। अब आप मुझे एक सवाल बताइए, इंडिया के पास रिफ्यूजीज को डील करने के लिए कोई लॉ नहीं है, ठीक है? इंडिया कोई लॉ हमने नहीं बनाया अभी तक, एक्ट किया है, ठीक है? इसी तरीके से डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए भी नहीं है, वो एक अलग चीज हो जाएगी। अब मैं आप यहाँ हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं जी, जब इनके ही एक पार्टी के नेता ने इस तरह के अल्फाज इंसानों के लिए, किसी भी इंसान के लिए आप कीड़े मकोड़े का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तब आपको वो नहीं लगता कि उसने गलत बोला था? तब आपको ये नहीं लगता जब उसी शख्स ने ये बोला कि ऐसे लोगों को शूट कर देना चाहिए, किसने राइट दिया है कि इंसानों को तरफ से हो रहे हैं? जराइम के अलावा, सुनिए एक सेकंड सर, जराइम करने, जुर्म के अलावा किसी को अख्तियार नहीं है कि वो किसी इंसान का कत्ल कर सके और किसी को मार सके, बिल्कुल शूट कर सके। आपको किसने जवाब हक दिया? एक मिनट स्वामी चक्रपाणी महाराज, एक मिनट राजीव, मैं आऊंगा आपके पास। अगर उनको मान लिया जाए कि वो घुसपैठिए भी हैं और अगर वो बाहरी भी हैं, तब भी हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको डील करना आना चाहिए। ये नहीं कि हम ह्यूमन हो जाएं। हमें अपनी गंगा यमुनी तहजीब जो एक भारत की संस्कृति रही है, की बात मत करिए, आप नाम लेते हैं और आपके लोग एक सेकंड, एक मिनट बचा है मेरे पास, एक मिनट सुनिए, ठीक, राजीव, भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूँ। अच्छा राजीव, ठीक, एक मिनट समीर भाई, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज, दोनों तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं। क्या ये भड़काऊ पॉलिटिक्स की जा रही है? एनआरसी पर जमकर सियासत हो रही है, 2019 में मुद्दा बनाने की तैयारी है क्या? क्योंकि बीजेपी के भी एक तेलंगाना के एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि इन घुसपैठियों को तो शूट कर देना चाहिए अगर हिफाजत करनी है देश की। तो दोनों तरफ से हो रहा है। कौन है जिम्मेदार इस पर हिंदू मुस्लिम की सियासत करने? समीर जी देखिए, अगर
समीर जी, इसमें हिंदू मुसलमान की कोई किसी भी प्रकार की बात करना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बांग्लादेशी घुसपैठी वास्तव में देश एक असम और बंगाल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और आप पूरे देश में देख लो, जहां जहां ये बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हैं वहां पे अधिकतर अपराध को अंजाम देते हैं। चोरी से लेके, डकैती से लेके, हत्या से लेके अनेक अंजाम देते हैं। और इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखते। अगर किसी की हत्या करते या अपराध को अंजाम देते हैं तो ये नहीं देखते कि हिंदू है मुसलमान है और उसको इस देश से मतलब नहीं है, उसे देश से लगाव नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से बांग्लादेशियों का वो बनना चाहिए, सूची बनना चाहिए। और बीजेपी का तो एजेंडा भी रहा है, लेकिन जिस प्रकार से भी देखने में आ रहा है, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक इसको सिर्फ हथकंडा बनाया जा रहा है, सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है। इसमें होना जाना कुछ नहीं है। अब आप देखो, रोहिंग्या मुसलमान भी आ गए। रोहिंग्या जो आकर के कई लाख आ गए, आखिर इन्हीं के कार्यकाल में आए। सरकार केंद्र में इनकी, हर जगह इनकी, और रोहिंग्या मुसलमान भी घुस गए। तो कहने का मेरा मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश के संसाधनों पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश को प्रभावित करेंगे, भविष्य में भी प्रभावित करेंगे। इसलिए जरूरी है कि हिंदू मुसलमान न देख करके वो पहचान किया जाए कि बांग्लादेशी घुसपैठी कितने हैं, चाहे बाहर से घुसपैठिए कौन है, जो हमारी देश की एकता, अखंडता और अस्थिरता और अपराध को जो अंजाम दे रहे हैं उनकी पहचान करके उनको बाहर जितना जल्दी हो सके बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं सिर्फ उसको वोट के रूप में देखा जा रहा है। कोई हिंदू मुसलमान देख रहा है, कोई अनेक प्रकार की चीजें आ रही है जो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे देश का नुकसान होगा। इससे हमें लगता है कि आप ही जवाब दीजिएगा राजीव, आप ही से शुरुआत करूंगा, आप ही से शुरुआत करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। और जब सीधा सवाल यह है कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठी या कहीं किसी और देश से आए हुए घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकालना है, तो उस पर सारी पार्टियां जो हैं वो रजामंद क्यों नहीं हो रही हैं? दिक्कत क्या है? सियासत क्यों शुरू हो जाती है इस देश में हर मुद्दे पर, और हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश क्यों की जाती है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन हो रहे हैं हाजिर इसी सवाल के साथ, कहीं ना जाइएगा। क्या एनआरसी पर सियासत की है पूरी तैयारी? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव पांडे साहब, ब्रेक से पहले बहुत सारे सवाल सत्ता पक्ष से पूछे गए, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। और कुल मिलाकर बात ये हो रही है कि भाई जो घुसपैठी बाहर से आ रहे हैं उनको तो आपको हटाना है, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन मंशा साफ नजर नहीं आ रही है। मंशा में सियासत नजर आ रही है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है। देखिए, सियासत इसमें हो नहीं सकती क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया है। आज जिन लोगों के नाम वहां नहीं है उनके पास अपील का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का अधिकार है। और जो AIUDF के जो बैठे हुए हैं हमारे साहब, उन्होंने कहा है कि ये मिस्टेक्स है। अगर ये मिस्टेक ही था तो कांग्रेस पार्टी को स्थगन प्रकाश लेने का क्या उनके पास क्या सुप्रीम एक कोर्ट मिनट जाने है, के लिए है। मेरा आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात को कह दूं। आप बताएं कि 40 लाख लोगों को आपने बताया, मेरी बात उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का टाइम है? नहीं, आप बताइए मुझे। अरे वहां पर पहले एप्लीकेशन देना है भाई, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आना है। वो अगर वो मेरी पूरी बात होने दीजिए, समय नहीं देते हैं 2 मिनट से ज्यादा। 40 लाख लोग कैसे लोग उसमें करेंगे? आप मुझे बताइए। हर जगह जाना है, 1 मिनट। ठीक। तो इस प्रकार की भावना अगर थी तो फिर सारी पार्टियां देश में जो मुस्लिम वोट पर गिद्ध की तरह से नजर रखती है, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया लोकसभा में? उन्होंने पूरा लोकसभा का समय क्यों बर्बाद किया? अगर ये मिस्टेक था और मिस्टेक का रेक्टिफिकेशन था। दूसरी बात जो चक्रपाणी जी महाराज ने कहा कि रोहिंग्या इनके टाइम में आए हैं, उनका फैक्ट गलत है। रोहिंग्या जो है 2012, 13, 14 में, और उसके लिए आंदोलन मुंबई में जो हुआ है उस समय का है। मोदी सरकार आने के बाद बॉर्डर पे लगाया गया है, असम राइफल्स को बॉर्डर पे लगाया गया है, और अब कोई रोहिंग्या हिंदुस्तान में नहीं आ सकता। मेरे हिसाब से बांग्लादेशी भी आने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात तो अब तक कितने रोहिंग्यास को आपने डिपोर्ट किया? डिपोर्ट नहीं हम कर पाए। म्यांमार कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया? नहीं, आ नहीं रहे हैं नए लोग। नए लोग नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जो लोग आ गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में 40,000 रोहिंग्या जो है ना, आप ही की सरकार में आए हैं। राजीव जी, अपने तथ्य दुरुस्त कर लीजिए। आप तथ्य दुरुस्त कर लीजिए। आप 2014 के बाद भी आए हैं, ये तमाम रिपोर्ट्स हैं। 40,000 तो आपकी सरकार में आए हैं। 40,000 है। अब जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, जिस तरीके से तरुण गोगोई जी
का बयान आता है और दूसरे लोगों का, तो गालिब का एक शेर है कि हुए हैं पांव पहले ही न बुर्दे इश्क में जख्मी, न भागा जाए है मुझसे न ठहरा जाए है मुझसे। न तो ये ठहर के कह पा रहे हैं कि हमने ये लिया है, हमको क्रेडिट दो, और न ये कह पा रहे हैं कि हमने ये नहीं किया है, क्योंकि तरुण गोगोई जी इनकी पार्टी ही तोड़ देंगे वहां, क्योंकि उन्होंने तो आज सीना खोल करके कहा है कि ये हमने किया है। हमने 40 लाख लोगों को घुसपैठिया अभी तक बनाया है। अगर उनका नहीं हुआ, और ये जो लोग हैं इनका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होगा, अगर ये तय हो गया कि घुसपैठिए हैं, और बिहार में, बंगाल में, मुंबई में, दिल्ली में एनआरसी बनना चाहिए और इन लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स खत्म होने चाहिए। आपने यानी आसाम के बाद सारे स्टेट्स का नंबर लगा दिया ना, लगना चाहिए। ठीक है अखिलेश जी, हिंदुस्तान अखिलेश जी जवाब देना चाह रहे हैं बहुत देर से, सुनिए। नहीं है ये धर्म, ये कांग्रेस पार्टी की धर्मशाला वाला देश बचा नहीं है अब। ठीक है, ये धर्मशाला नहीं चलेगा। ठीक है, जो बाहरी है मैं उनसे आज आग्रह करता हूँ, आप डिसाइड करेंगे अपनी मर्जी के हिसाब से, छोड़ करके भागो। ठीक है, हमारा उनसे आग्रह है, ठीक है, बांग्लादेशियों देश छोड़ो, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी हो। अच्छा ठीक है अखिलेश जी जवाब। सुनिए, देश के लिए पीड़ा वो लोग व्यक्त कर रहे हैं जो अंग्रेजों के मुखबिर थे। आप समस्या देखिए, अंग्रेजों का मुखबिर हम थे, प्रधानमंत्री का पद नेहरू जी को मिला। अच्छा ठीक है, राजीव अब उनका टर्न है। पाकिस्तान और प्लीज बीच में पीड़ित मत हो, पीड़ित मत हो, अरे पीड़ित मत हो, ठीक है, पीड़ित मत हो, पीड़ित मत हो, अरे अंग्रेजों के आरोप पीड़ित मत हो। अच्छा ठीक है राजीव, देखिए अगर मुसलमान, ये वो तो दिख रहा। देखिए अगर मुसलमान और आतंकवाद का नाम रोक दिया जाए तो बीजेपी के पास बचता क्या बात करने के लिए? इनके पास बचता क्या है? कौन इनको फिर इनका स्टैंडर्ड है? ये 370 भी हटाने की कसमें खा रहे थे। सुनिए 370 की भी कसमें खा रहे थे और पार्लियामेंट में कहते हैं मैं नहीं हटाऊंगा। 40 लाख अभी तय नहीं है इसमें कितने विदेशी हैं। अमित शाह ने कैसे यह कह दिया कि 40 लाख भी घुसपैठिए हैं, क्योंकि ये जो भी इनको वोट नहीं देगा, वो भले हिंदू हो, वो सब राष्ट्रद्रोही है, वो सब पाकिस्तानी हैं। जो वो सब, मुझे अखिलेश जी एक चीज बताइए, आपकी पार्टी का क्या इस बात पर स्टैंड क्लियर है? पाकिस्तानी है और सब पाकिस्तान चले जाए। सुनिए, चाहे वो बिहार में हो, बंगाल में हो, असम में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, कहीं भी हो, उनको यहां से बाहर भेजना चाहिए। ये क्लियर है आपका स्टैंड? मैंने कहा नहीं रह सकते, एकदम स्टैंड क्लियर है। आइडेंटिफाई करिए, बाहर करिए, लेकिन ये वो भी नहीं करेंगे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आज इनके राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में राज्यसभा में बताया 2013 में कांग्रेस ने 5234 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया और 2017 में सिर्फ 51। रोहनिया इनके समय आए, म्यांमार गए, रसगुल्ला खाया, मजार पे माला पहनाया, रोहनिया की बात ही नहीं की। ये इनके वोट बैंक है भाई, इनको कभी ये बाहर नहीं करेंगे, ये तो और बुलाएंगे, क्योंकि इनके खिलाफ जब आग उगलेंगे तभी इनको वोट मिलना है। पार्टी के ये काम नहीं करने वाले हैं, ये खाली इनको हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू मुसलमान करना है इनका। हिंदू बीच, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे पता है पीड़ा होगी, मुझे पता है पीड़ा होगी। जिस एक भाजपाई से कह दीजिए कि वो 5 मिनट बोल दे, अगर पाकिस्तान और मुसलमान का नाम लिए बगैर, तो मैं जो कहिए यहीं से हार के चला जाऊंगा। उसके पास कुछ और है नहीं है, कुछ नहीं है, इनके अलावा बोल ही नहीं सकता कोई भाजपाई, उसके चरित्र डीएनए में नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अभी जो चीज आरोप बीजेपी ये लगा रही है कि कांग्रेस ने घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोल दिए, इस देश को धर्मशाला बना दिया, तो आप लोगों को आगे आकर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि भाई घुसपैठियों के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है। अरे कुछ तो अपना, अब कुछ तो मैं क्या कहूं आपको, मैं कुछ सख्त लफ्ज नहीं प्रयोग करना चाहता। 3 बार बताया, यदि कान में कम सुना देता हो तो उसका इलाज करा लें आप, इससे अधिक कर सकता। ये हम ही लोग ये करा रहे हैं जांच, और अब और हम ही कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया है जांच करो, बाहर भेजो। 5वीं बार कह रहा हूं, ठीक है, 5वीं बार।
दूसरी बात मैं ये तो कह रहा हूँ कि आप किसी भारतीय को लोकसभा में जो सैकड़ों साल से इस देश में रह रहा हो, एक मिनट सुनिए एक सेकंड भाई, बीच में मत बोलिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अरे कौन बोल रहा है पीड़ित होकर के? कौन पीड़ित? मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, हाँ, अरे जवाब दे दीजिए ना। सवाल का जवाब नहीं दे रहे, एक ही बात बोल रहे हैं। जैसे टेप रिकॉर्डर फंस जाता है वैसे ही आपका फंस गया है। किसी भी, अरे रुको यार, ये कौन पीड़ित है? ये कौन पीड़ित है बीच में बोल रहा है? किसी भी भारतीय को जो पुश्तों से इस देश की माटी को अपना खून पसीना दे रहा हो और उससे आप कह दें कि तुम भारतीय नहीं हो, क्या गुजरता होगा? कौन सी जल्दी थी? कौन सी जल्दी थी? किसको? उसके दिल से तो पूछिए, ये क्या करने की जरूरत थी? क्योंकि इन्हें उस पर रोटी जल्दी का सवाल कहां से आपको नजर आ रहा है? आप खुद ही कह रहे हैं कि 1985 में पैक्ट हुआ, ये हम सबको पता है। 1985 का अकॉर्ड है, तब तक आपकी सरकार भी बीच में रही, बीच में एक बार एनडीए की सरकार भी रही, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। लेकिन ये तो देरी पर देरी होती गई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब ये सारा काम हो रहा है, अभी भी आपको जल्दी नजर आ रही है। मैं ताज्जुब करता हूं आपके इस बयान पर। मैं आपको बताऊं, सारा काम तो अभी भी जल्दी कर रही है बैठ के, तो इनकी सरकार कर कह रही है। मुझे ये अगर बाहर के घुसपैठिए आकर हमारा हक खा रहे हैं तो हम देख कैसे सकते हैं उसको? जवाब दूं जी बोलिए। जवाब दूं। ये काम भी तो कांग्रेस की आसाम की सरकार ने शुरू किया था। लेकिन हम ये करें कि आप किसी भारतीय को कैसे ये कह दे रहे हैं कि तुम भारतीय नहीं हो? कैसे अमित शाह जी ने ये कह दिया कि 40 लाख सारे घुसपैठिए हैं? कैसे कह दिया उन्होंने? क्षमा मांगना चाहिए इस देश से उनको। अभी प्रक्रिया पूरी बाकी नहीं, डिसाइड नहीं हुआ कि ये भारतीय है कि नहीं है। जो नहीं है उनको भेजो। कांग्रेस यही कह रही है ना, इसीलिए बनाया गया है। लेकिन किसी भारतीय को आप कह दें कि तुम भारतीय नहीं हो, ये कितना बड़ा तमाचा है किसी भारतीय के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी तोहमत है, बहुत बड़ी तोहमत है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि वो ट्राइब्यूनल के पास जाएं, मुझे लगता है अपने आप में ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जाकर कहां प्रूव करेगा अपनी नेशनैलिटी कि वो भारतीय है। समीर भाई, आप ये भी देखिए कि उनको अगर अप्लाई करना होगा, 40 लाख लोग एक महीने में कैसे अप्लाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट या किसी भी फॉर्म के लिए? आप बताइए। और रफीकुल इस्लाम साहब, रफीकुल इस्लाम साहब सुनिए, ग्राउंड जीरो पर ही है, वहीं पर ये सारी कवायद चल रही है। सुन लेते हैं उस दस्तावेज के आधार पर। रफीकुल इस्लाम साहब, कुल मिलाकर आप एनआरसी के इस प्रोसेस के साथ हैं, लेकिन जिस अंदाज में इस कवायद को अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरह से गलतियां पर गलतियां हो रही हैं, उसके खिलाफ हैं। कुल मिलाकर एआईयूडीएफ का स्टैंड यही है। देखिए, बिल्कुल मैं एनआरसी के हम लोग बिल्कुल साथ दे रहे हैं। ये जो बीजेपी की स्पोक्समैन है, दोस्त है, मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं, कल आप उल्टे पैर न चले। आसाम के मीडिया भी कल मैं ये सुन लीजिए, आसाम के मीडिया भी कल से इसी तरह की बातें कर रही थी, लेकिन आज वो कहना शुरू कर दिया जो मेजोरिटी बेल्ट है, राभा है, गारो है, बर्मन है, भट्टाचार्य है, दास है, इन लोगों का नाम जो है 50% तकरीबन है। अब वो बोलने लगे कि अभी मतलब हिचकिचाने लगे, पीछे लड़ने लगे। अभी अमित शाह जी भी आज बोल दिया कि 40 लाख घुसपैठी है। आप जो राभा, गारो, बोरो 20 लाख इसमें आ गया ना, दास, भट्टाचार्य, ब्राह्मण, उस इलाके में जाके ये बोलिएगा। ठीक है, मुसलमान के खिलाफ तो आप लोग जहर उगालते हैं, मुसलमान के खिलाफ तो आप लोगों को बोलने में मजा आता है, कोई बात नहीं, हम लोग सब्र कर लेते हैं। मुसलमान भीख नहीं मांग रहे इस मुल्क में, आसाम में, भारत में। ये जो हम लोग यहाँ है, हम लोग ये आसाम को आसाम बनाने में हमारा खून है। यहाँ जो मुसलमान उनके पास कागजात है, जिसके पास नहीं है। सुनिए, नहीं, आप लोग बोल रहे हैं कि 40 लाख, प्लीज क्लियर करने दीजिए। 40 लाख घुसपैठी अमित शाह जी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं 40 लाख घुसपैठी हैं। ये गलत है। कल आप भी पलटी मारेंगे, इसलिए कि जब ब्राह्मण चटर्जी का सुनिए, वही मैं बोल रहा हूं। और जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, लेकिन गलती आदमी से होती है, 1, 2, 5, 10, 100 हो सकता है। 40 लाख आदमी को 40 लाख घुसपैठी बिल्कुल नहीं है। जो देश के लोग अमित शाह जी आज पार्लियामेंट में बोला है, और बीजेपी के स्पोक्समैन आप लोग बोल रहे हैं, कल आप ही बोलेंगे। सुनिए, कल आप ही, मेरी बात क्लियर करने दीजिए, कल आप ही लोग बोलेंगे कि 40 लाख नहीं है, 10 लाख रह गया, 10 लाख को टारगेट करेंगे आप लोग।
सुनिए, ये देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो ये सुनिए, तय होना है। लेकिन आपको आपकी बात ये सुनिए, बिल्कुल सही है, 40 लाख लोगों पर लेकिन मुस्तैदी होने की मैं क्लियर कर रहा हूँ, मेरा एक सवाल है, सुनिए, मेरा एक सवाल है बीजेपी के स्पोक्समैन से एक सवाल है। अभी पार्लियामेंट में बीजेपी सरकार ने 2016 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 लाया है, जो अभी पार्लियामेंट के सिलेक्शन उसमें पड़ा हुआ है सिलेक्ट कमेटी में। बीजेपी का ये आसाम सरकार और दिल्ली का स्टैंड है, जो बांग्लादेश से 2014 तक जो भी बंगाली हिंदू आया है उनको नागरिकता देने का पक्ष में आप बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में आप बिल ला के पार्लियामेंट में आपने पास किया, ये सिलेक्ट कमेटी में पड़ा हुआ है। आप अब किस मुंह से बोल रहे हैं कि 71 के बाद बीजेपी के मैं पूछ रहा हूँ, नहीं बीजेपी को मैं पूछ रहा हूँ, सुनिए, डिमांड है, सुनिए, पूरे विश्व में हिंदू अगर पीड़ित है, कहाँ है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, नहीं अलाउ करता। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, कोई नहीं अलाउ नहीं करता। सुन लीजिए, आप खामोश नहीं, बीजेपी के स्पोक्समैन आप प्लीज सुन लीजिए, आप बाद में बात कीजिएगा, गलत बात बोल रहे हैं। आप तो हिंदू के पक्ष में है, आप हिंदू के पक्ष में है। मुसलमान जो 100 साल से रह रहे हैं, मुसलमान जो 100 साल से रह रहे हैं, 70 साल से है, 1000 साल पहले से है, उनको आप विदेशी बना रहे जबरदस्ती। बीजेपी का ये आपका ये गलत इंटेंशन लोगों के साथ में। सुनिए, उसमें आपने लिखा है कि माइनॉरिटी के जितने भी हैं, यानी कि एनआरसी का मतलब क्या है? लोग, चाहे अफगानिस्तान से आने वाले लोग या हमारे पड़ोसी मुल्क से आने वाले या श्रीलंका से आने वाले, जितने भी लोग हैं, अगर ये सिख हैं, पारसी हैं या हिंदू हैं या और दूसरे धर्म से हैं, तो इनको इंडियन सिटीजनशिप आप दे देंगे। वो मुझे मालूम है, वो मालूम है, लेकिन फिर एनआरसी का ये नाटक करने की जरूरत क्या है? फिर आसाम में एनआरसी के नाटक क्यों हुआ? 71 के आसाम एकट में है, जो 71 के बाद जो आसाम आए, आसाम में नहीं रहेगा। मजहब के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं सीधे सीधे। हाँ, धर्म के आधार पर बीजेपी भेदभाव कर रहे हैं। क्या किसी मुसलमान धर्म के आधार पर बीजेपी का भेदभाव ये नहीं चलेगा। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी को इसकी इजाजत नहीं देती कि धर्म के बुनियाद पर आप भेदभाव करें। इसको आप छोड़िए, फिर आसाम वालों को जवाब दीजिए। हम आसामी ये चाहते हैं 71 के बाद आसाम में जो भी हिंदू आया, मुसलमान आया, सबको जाना चाहिए, लेकिन आप ये बीजेपी लोग ये नहीं चाहते। माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के गलत डेटा पेश कर रहे हैं सर, अपने तथ्यों को दुरुस्त कीजिए प्लीज राजीव जी, ये तरीका नहीं होता है। आज 3% जो मौलाना और मुल्लाओं की सरकार पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक है, ये हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। यही तो किया है बस। अभी तो एक कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, अखिलेश जी गलत बात है। अगर हिंदू पे बांग्लादेश पर अत्याचार हो रहा है तो भारत सरकार दबाव डाले, भारत सरकार इमदाद बंद करे, बांग्लादेश के ताल्लुकात छोड़ दे। समीर साहब, मुसलमानों पर भेदभाव नहीं हो रहा है, समीर साहब, मैं बीजेपी के स्पोक्समैन से पूछता हूँ, समीर साहब जी, ये मजहब के आधार पर भेदभाव वाली पॉलिसी हुई या नहीं हुई? अखिलेश जी, कौन पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ बोलिए समीर जी, बोलिए क्या पूछ रहे हैं आप? अखिलेश जी, अगर ये पॉलिसी होगी कि बाहर से आने वाले मुसलमानों को तो यहां पर नहीं रखा जाएगा, लेकिन अगर वो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, तो ये तो धर्म के आधार पर भी सीधे सीधे भेदभाव हो गया ना, अगर ये पॉलिसी है तो। और रिफ्यूजी में डिफरेंस है। हाँ। रिफ्यूजी को हम रखेंगे, इन्फिल्ट्रेटर्स को नहीं। हाँ। उसमें भी मुस्लिम हिंदू करेंगे, उसमें भी हिंदू मुस्लिम करेंगे। ठीक है, ठीक है अखिलेश जी। जी, अब आप सवाल हमसे किए, बोलने दें। देखिए ये प्रकरण जहां तक हमारी जानकारी है पार्लियामेंट के समक्ष है, और संविधान क्या कहता है, कैसे कहता है। बीजेपी को तो मैंने आपको बताया ना, उसे कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, देश को पोलराइज करके भावनाएं भड़का के लेना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसी कलकत्ता में मुस्लिम लीग की सरकार में डिप्टी सीएम थे, और इसी भारतीय फ्रीडम फाइटरों पे लाठियां और गोलियां बरसवा रहे थे बीजेपी के जो पहले अध्यक्ष, जो जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका नाम था, डिप्टी सीएम थे पश्चिम बंगाल की अंग्रेजों के द्वारा जो प्रदेश की सरकार थी सन 42 में।
और आज ये बता रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू बता रहे हैं। वो तब उसी मुस्लिम लीग में डिप्टी सीएम थे, और जो हिंदुस्तान को आजाद करने की लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस, उस पर लाठियां बरसवा रहे थे। वायसराय से चिट्ठी लिख के बोले थे कि माई बाप हुक्मरान, आप हिंदुस्तान में राज करने के लिए आप ही ठीक हैं, इन कांग्रेसियों को मैं तो कलकत्ता में ठीक करूंगा, पूरे देश में आप इनको और लाठियां गोलियों से मरवाइए। ये है सत्ता के साथ चलने वाले अंग्रेजों के यार। इनको जिससे वोट मिले, मैंने आपको बताया ना, कश्मीर में किसके चरणों में बैठ के सरकार बनाए, जिसको कहते थे ये आतंकवादी है, उसके चरणों में, और हमारे देश की संप्रभुता अखंडता को ताक पे रख के बनाया। कश्मीर को कितने ज्यादा तकलीफ कश्मीरियों के लोगों को दिया, हालात खराब कर दिए। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, इन्हें सिर्फ जो है सिर्फ सत्ता चाहिए और बांट के चाहिए। इन्हें हिंदू मुसलमान को लड़ा के सत्ता चाहिए, काम करके नहीं चाहिए। ठीक है स्वामी चक्रपाणी महाराज, क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सियासत है, या इसके पीछे कोई नेक मंशा नजर आ रही है? कुछ होगा भी। जो बार बार बात हो रही है कि जो घुसपैठी बाहर से आकर हमारा हक मार रहे हैं वो खत्म होगा, क्या ऐसी कोई उम्मीद नजर आती है? क्योंकि अभी तक यह भी तय नहीं है कि मान लीजिए 40 लाख में से 20 लाख लोग अगर प्रूफ दे देते हैं और 20 लाख ये तय हो जाता है कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, तो उनका होगा क्या? क्योंकि बांग्लादेश तो सीधे सीधे इनकार कर रहा है। बांग्लादेश के मिनिस्टर्स का बयान आज आ गया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे लोग नहीं है। तो आखिर अगर वो लोग घुसपैठी साबित भी हो जाएंगे तो उनका होगा क्या? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो अखिलेश जी ने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में बोला, वो चूंकि हमारे भी हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि पहली जब सरकार बनी थी तो जवाहरलाल नेहरू खुद बुला करके उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया था। अगर वो अंग्रेजों के वो होते तो ऐसा नहीं होता, और कांग्रेस ने खुद उनसे जानकारी नहीं है। चक्रपाणी जी, गलत बात कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने देश के लिए काफी काम किया और देश को खींचने का काम किया। इस प्रकार से और जो पहली सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, इस प्रकार से जो पहली सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, जितने राजनीतिक दल थे उनके हर नुमाइंदे को रखा गया था। आपके नेताओं ने पिट्ठूबाजी किया, आपके नेताओं ने चमचागिरी किया अंग्रेजों का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी या वीर सावरकर सच्चे राष्ट्रभक्त थे, उनके बारे में की आपको अल्फाज नहीं बोलना चाहिए, आपको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आप गलत भाषा बोल रहे हैं, आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देश को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, आपको पता होना चाहिए। देश को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर हिंदू महासभा शुरू से भाई परमानंद जी कहते थे कि कांग्रेस आएगी तो इस प्रकार से कर देगी, और देखो कांग्रेस आई और देश का विभाजन करवा दिया। आखिर देश के बारे में कांग्रेस ने तोड़ा, सत्ता के लालच में देश तोड़ के रख दिया, सत्ता के लालच में देश को तोड़ दिया कांग्रेस ने। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलने की आपकी वो नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं बोल सकते। क्या आपको क्लैरिटी कुछ नजर आ रही है? क्योंकि अब बंगाल की बारी है, ये साफ कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि अगर बंगाल में सरकार बनी तो एनआरसी वहां पर भी लागू किया जाएगा। वहां पर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है, ये दावा किया जा रहा है। हक साहब वक्त खराब कर रहे हैं सब शोर करके, बोलिए। हम इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उसकी वजह यह है कि बीजेपी पास कुछ मुद्दा है नहीं। ये इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, देश में सिर्फ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इस टाइप का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके पास कोई का इश्यूज नहीं है। इन्होंने जो भी वादा किया था सारे वादे, आपको पता है अगस्त 2005 में ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट में जो स्पीच दी थी उसमें खुद बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। कहा था कि बंगाल में घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा, पेपर फेंक कर मारा था स्पीकर के मुंह पर और चली गई थी, वॉकआउट कर दिया था। तो ये तो ना कहिए कि कोई घुसपैठी है ही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का कोई मुद्दा ही नहीं है बंगाल में। नहीं, ठीक है, तो बात सही है। बांग्लादेश घुसपैठी का मामला यहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी बीजेपी का जो मुद्दा है, इन लोगों के पास में कोई इशू है नहीं है। इसलिए कि आज 40 लाख आदमी को ये लोग जो ये कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम इसको मतलब ये कर रहे हैं, क्या समझा? चलिए ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। इसके हम लोग पूरे तौर पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फलाई साहब, ये तो इस बात से तो ये तो बहुत ही अजीबोगरीब सी बात कर रहे हैं हक साहब।
लेकिन इस बात से, इस फैक्ट से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा इस देश में है। सर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम लेकर सिर्फ ये कोशिश कहें कि वहां से ज्यादा घुसपैठी आए, नहीं तो हिंदुस्तान में तो हर जगह से आए हैं। लेकिन मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता, पहले मैं उन चीजों को क्लियर कर दूं आपके नाजरीन को। जो अभी राजीव साहब जो स्पोक्स पर्सन थे बीजेपी के, वो चले गए बोलकर कि आपने बहुत, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम आपने तो ये बात बोली कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये मजहब की बुनियाद पर। क्योंकि जो 2016 का इंडियन सिटीजनशिप जो एक्ट ला रहे हैं ये लोग बिल, उसके अंदर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई मुसलमान होगा इन कंट्रीज से आने वाला तो हम उसे नहीं देंगे, बाकी सबको दे देंगे। चलिए पहली चीज। दूसरी चीज जो ये अक्सर कहा जाता है कि अल्पसंख्यक को पाकिस्तान के अंदर जो है वहां की तादाद 21% थी जब बना था और आज 3% आ गई। ये हमेशा गलत तथ्य पेश किए जाते हैं। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन उतावलेपन में हम भी कहीं जल्दबाजी में, उतावलेपन में ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मजहब देखकर वो कहीं ना कहीं उसके बीच में आड़े आ जा रहा है। अब आप और अगर एक नेक मंशा से भी कोई काम किया जा रहा है तो भी उसमें दिक्कतें हम ढूंढने लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? सरकार की मंशा पे क्यों डाउट किया जा रहा है? हाँ। आप देखिए क्यों डाउट किया जा रहा है, क्योंकि वो मजबूर कर रही है कि आप डाउट करो अपने द वे दे आर डिलीवरिंग द वर्क। मतलब जो उस तरह से किया कि मेरे ही घर में 4 लोगों को तो मुझे हिंदुस्तानी मान लिया गया, लेकिन मेरे 2 लोगों को नहीं माना गया। तो इसका मतलब है ना कि कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी गड़बड़ियां हैं, इतनी कमियां हैं, इतने लूप होल्स हैं कि आप सही से कंडक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, रफीकुल इस्लाम साहब एक आखिरी जल्दी से, एक एनआरसी सिर्फ आसाम के लिए बनाया गया था। और आज यहाँ बैठ के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अब क्या कह रहे हैं? अब तो हर जगह की बात हो रही है। आपका कश्मीर में भी बनाओ, दिल्ली तक में शुरू हो गया, आपका बंगाल में बनाओ, आपका रफीकुल इस्लाम साहब, रफीकुल इस्लाम साहब के इलेक्शन आ रहे हैं, अब इनको उसी के मद्देनजर रख के रफीकुल इस्लाम साहब अब होना क्या चाहिए ताकि आसाम के लोगों को दिक्कतें कम से कम हो? जी आखिर में देखिए, दिक्कतें कम से कम इस तरह होगा जैसे कि एक फैमिली में से 10 में से 2 का बच्चों का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? उस बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अनपढ़ है, बाप अनपढ़ है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब 18 साल नहीं हुआ है, वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं हुआ है, तो ये बच्चा जो 10, 12, 13 साल का है, अनपढ़ है, गरीब का है, मजदूर का है, बाप के साथ लिंकेज स्टैब्लिश करने के लिए इस बेचारा के पास कोई कागज नहीं है। तो बाप माँ दोनों वालिदैन इंडियन प्रूव हुआ है, बड़े भाई सब इंडियन प्रूव हुआ है। ये छोटा बच्चा जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, अनपढ़ है, बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएगा वो? अब इसके लिए इसको बाहर रखा है। इसी तरह औरतें, वो जो औरतें शादी होके दूसरी जगह चली गई है, वो अपने फादर के साथ लिंक स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए वो औरत मैट्रिक पास किया हुआ नहीं है, अनपढ़ है, गरीब है, मजदूर की लड़की है, उसके बोर्ड की सर्टिफिकेट नहीं है, और हस्बैंड के साथ वोटर लिस्ट में नाम है, बाप के साथ लिंक स्टैब्लिश करने के लिए इनके पास सरपंच, पंचायत के सर्टिफिकेट के अलावा दूसरा कागज नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दे रखा है, लेकिन ये अगर मान ले फला फला की लड़की है, उस कागजात के बिना पर कोई मसला ही नहीं है, लेकिन उसका रद्द किया है। इसी तरह कम से कम 10 लाख औरतों का रद्द किया है। हालांकि उस औरत की 2 बहन जो मैट्रिक पास किया हुआ है, बोर्ड की सर्टिफिकेट है, बाप के साथ लिंक है, उसका नाम आ गया। आपको लग रहा है उस औरत का 2 भाई है जो बाप के साथ लिंक होगी, स्टैब्लिश कर पाया, कागजात है, उसका नाम आ गया। तो ये सुनिए, सुनवाई तो होगी, लेकिन जिस तरह अभी जानबूझकर हम यही कहेंगे 40 लाख कोई अचानक गलती से नहीं हुआ, ये कॉन्शियसली किया गया है, साजिश के तौर पर किया गया है। अगर सही ढंग से काम होता, आप इसमें साजिश देख रहे हैं, जिसका 5 भाई का नाम आया, छोटा भाई का नाम भी आ जाता। कुछ जो मैटर्स है, खत्म कर रहा हूं मैं, देखने के बाद साफ ऐसा लग रहा है कि जरा तो हुई है, अगर कायदे से, अभी कायदे से ऑनेस्टली, और सुनिए, ऑनेस्टली और सिंसियरली, ऑनेस्टली, समीर साहब खत्म कर रहा हूं, ऑनेस्टली सिंसियरली काम करते थे, खत्म हो गया। लेकिन बीजेपी सरकार, ठीक है, आपकी बात सरकार तक पहुंच गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में ये दिक्कतें कम हो, परेशानियों का हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।